बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी मारूज़ात पसंद हैं, अगर आप इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हम वाकई हक़ सच की बात कर रहे हैं, तो ये कार खैर अपने तक महदूद ना रखिए बल्कि अपने अज़ीज़ दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, उनको माइल करें, उनको कायल करें कि फ़ेसबुक और यूट्यूब पे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक सबसे पहले बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि आप सज़ा मुअत्तली की अपीलें तैयार कर लें, बस 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा। इस पर बैरिस्टर सलमान ने कहा कि इमरान खान ने मुझे मुलाकात में जो कहा वो मैं अदालत के सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ मिनो अन बयान कर रहा हूँ। इमरान खान ने उन्हें कहा है कि 22 घंटे तक मुझे कैद तन्हाई में रखा जाता है, यहाँ तक कि कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। बैरिस्टर सलमान ने कहा कि 17 मरतबा मैंने ट्रायल कोर्ट का फैसला पढ़ा है, मुझे इस फैसले में कहीं भी कैद तन्हाई का कोई जिक्र नहीं मिला। जेल का सुपरिटेंडेंट फिर कौन सी सज़ा खुद दे रहा है जो फैसले में नहीं लिखी गई। कैद तन्हाई एक बदतरीन टॉर्चर है जो मेरे क्लाइंट के साथ किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने फिर बताया कि हर बंदा एक सवाल कर रहा है, हर एक की ज़बान पे एक सवाल है कि दोनों मियाँ बीवी की आंखें कैसे ख़राब हो गई और फिर दोनों मियाँ बीवी की एक ही आंख क्यों ख़राब हुई। अडयाला जेल में ऐसा कौन सा वायरस है कि जो इन 2 अफराद पर हमला आवर हुआ है, दोनों की एक ही साइड की आंख ख़राब हुई है। इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि हमने आपका मसला सुन लिया है, इसीलिए तो अपील पर फैसला करना चाहते हैं। आप अपील पर दलाइल शुरू करें, हम हफ्ते में 2-3 दिन सुन लेंगे, बल्कि पूरा हफ्ता सुन लेंगे। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि नैब अगर जमानत देने पर एतराज़ ना करे तो हम 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी अपीलों पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सलमान सफदर ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जनाब को यहाँ आए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि एक रिलीफ तो आपसे लेके जाऊँ। पूरी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुख्तलिफ हरबों से सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर दलाइल देने के लिए राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर ने वाज़े कहा कि उन्हें इमरान खान की तरफ से अपीलों पर दलाइल देने की कोई हिदायत नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि चले हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। अब अदालत फैसला करेगी कि पहले सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होगी या मरकजी अपील सुनी जाएगी। अलीमा खान साहबा ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़रा अपने दुख का इज़हार तल्ख लहजे में किया। उन्होंने कहा कि जज की शक्ल पर कम अज़ कम इंसानियत आ जानी चाहिए थी। जज साहब बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किस तरह इस केस को निकाल कर आइनी अदालत में भेज दूँ, और इंसाफ देने वाला जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर उसका दिल दहल जाता। इस जज को हिदायत आई हैं कि ये फ़ैसला देने से ये इसीलिए डर रहा है। अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि जज साहब हिम्मत करें और इंसाफ के मुताबिक बस फैसला करें, यही काफ़ी है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि हमारी मईशत पाँव पर खड़ी हो गई थी, लेकिन अचानक जंग शुरू हो गई जिसने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब हमें दिन रात मेहनत करनी है और पहाड़ जैसे मसाइल हल करने हैं। अब कोई वज़ीर आज़म से पूछे कि दिन रात मेहनत कैसे करनी है, रात 8 बजे तो हर तरह का काम और कारोबार बंद हो जाता है। सख्त गर्मी के मौसम में जो कारोबार शुरू होने का वक्त है, उस वक्त तमाम दुकानें बंद करा दी जाती हैं। दुकानें 8 बजे बंद करने की पॉलिसी से रिटेल के शोबे में 25 से 30% कमी रिकॉर्ड हो चुकी है, जिससे मईशत को एक अंदाजे के मुताबिक हफ्तावार तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब बता दें कि दिन रात तरक्की के लिए मेहनत करनी कहाँ है। जानलेवा लोड शेडिंग के बायस कारखाने बमुश्किल दिन के 8 घंटे भी नहीं चल पा रहे। दिन रात फिर कैसे मेहनत कर रही, दिन तो गया ना। मिडिल क्लास प्रोफेशनल मेहनत मशक्क़त करके जो कमाते हैं उस आमदन का 50 से 60% हिस्सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारी टैक्सों की सूरत में हुकूमत ले जाती है। वज़ीर आज़म साहब फिर बता दें कि दिन रात मेहनत करनी है तो कहाँ करनी है। रियल एस्टेट में यानी तामीरात के शोबा जो है वो पूरी दुनिया में तरक्की के इंजन के तौर पे कहा जाता है, काम करता है, मगर पिछले 4 साल से ये शोबा तबाही के दहाने पे है। सीमेंट और सरिया
समेत हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई इसकी तरफ आने को तैयार नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म साहब सिर्फ दिन रात मेहनत के डायलॉग ना बोलें, ये भी बताएं कि कौन सा शोबा है जहां दिन रात मेहनत हो सकती है। स्कूल और कॉलेजेस हफ्ते में 3 दिन के लिए बंद रहते हैं, निजी शोबे का हर इदारा तबाही के दहाने पे है, दिन रात मेहनत करने वाला किसान लेकर बारदाने के लिए मारे मारे फिर रहा है बेचारा दिन रात मेहनत कर करके। किसान को यूं खार होते देख के फिर बंदा कहता है कि कौन दिन रात मेहनत करेगा। एनीवे नाज़रीन, टैक्सों के ज़रिए आम आदमी का खून निचोड़ लेने के बाद हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी ये है कि रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान FBR का जो शॉर्टफॉल है वो 611 अरब रुपए है, जबकि अप्रैल के महीने का शॉर्टफॉल लगभग 100 अरब रुपए था। पेट्रोलियम मसनूआत हुकूमत की बका की जामन बनी हुई हैं, बस पेट्रोल पे लेवी बढ़ाते जाओ, हुकूमत चलाते जाओ। हुकूमत ने अपनी इक़्तिसादी नाकामियों का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया। तरीका बड़ा आसान है कि वही पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बढ़ाते जाओ। रवां माली साल के 9 माह में हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मदद में, यानी पेट्रोल पर टैक्स की मदद में 1200 अरब रुपया इकट्ठा कर चुकी है, जबकि अगले 2 से ढाई माह में 250 अरब 250 अरब के करीब मजीद लेवी टैक्स इकट्ठा करेगी हुकूमत। बिजली के बिल्स भी बढ़ने जा रहे हैं सुना है। हुकूमत को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उनके सामने कोई मज़ामत नहीं है, ना कोई सियासी जमात बोलती है, ना अवाम मज़ामत के मूड में है। हुकूमत इसे अपनी कामयाबी समझते हुए अपने ही लोगों पर चढ़ दौड़ी है। अच्छा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर 2 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है, जिनके मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड सियासी जिसके बाद मुल्क में इस वक्त रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद मजमूई तादाद कम होके 100 गालबन 67 रह गई है, 167। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जमात पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक को डी लिस्ट कर दिया गया। इन जमातों के खिलाफ ये कार्रवाई इलेक्शन एक्ट और रूल्स की मुसलसल खिलाफ वर्जियों, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने और सालाना मालियाती गोशवारे जमा ना कराने पर अमल में लाई गई है। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फिनांस विंग की सिफारिश पर किए गए इस फैसले के तहत दोनों जमातों से उनके इंतखाबी निशानात भी वापस ले लिए गए हैं। कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि मज़कूरा जमातों का अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए, ताहम नाकामी पर 16 अप्रैल को इन्हें डी लिस्ट करने का हुक्म दिया गया। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त PTI, TLP समेत 4 सियासी जमातें भी ऐसी हैं जो किसी बाकायदा सरबरा या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर काम कर रही हैं। इस खबर के बाद बताना है कि PTI को डी लिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एडवांस में माहौल बनाना शुरू कर दिया है, ये कहना है बाखबर हलकों का। साथ ही याद आया कि कई माह पहले इमरान खान ने हिदायत की थी कि इलेक्शन कमीशन में एक नई पार्टी रजिस्टर कराई जाए, अगर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। हैरानी होती है कि जेल में कैद तन्हाई का शिकार शख्स जो है वो बाहर के हालात के बारे में कितने ठीक अंदाजे लगाता है, और तशवीश इस बात की है कि तहरीक इंसाफ जिसमें एक से एक बढ़कर कानूनी दिमाग वकील मौजूद हैं, वो ना तो कानूनी पेचीदगियों को समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो वो फिर कुछ करने को तैयार नहीं है। उधर नाज़रीन, पंजाब हुकूमत तमाम तर तनकीद और खदशात के बावजूद 50 अरब रुपए के अपने फिल्म सिटी के मंसूबे पर ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि उसे अपनी हुकूमत का अहम कारनामा गिनवाने पर तुली हुई है। वज़रा का मौक़िफ़ है कि इस मंसूबे पे पाकिस्तानी सकाफ़त और एंटरटेनमेंट की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। नाज़रीन, बदतरीन इक़्तिसादी और माशी हालात में सिर्फ 4 तालियां बजवाने और आवाम को खुश करने के लिए इस अनोखे इक़दाम पर उस बेचारे लड़के का किस्सा याद आ जाता है जिसके घर में हमसाई का दुपट्टा आंधी से उड़कर आ जाता है। लड़का हमसाई को खुश या मुतासिर करने के लिए उस कपड़े पर पीको करवा कर अगले रोज़ हमसाई को वापस करते हुए ये कहता है, देखें जी मैंने आपका दुपट्टा पीको करवा कर दे दिया। हमसाई गुस्से से कहती है, हरामखोर ये मेरा दुपट्टा नहीं अब्बे की धोती है। तो अवाम को खुश ज़रूर करें, लेकिन पहले ये पता कर लें कि ये दुपट्टा है या अब्बे की धोती है। अच्छा नाज़रीन, इसी पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी के हवाले से एक दिलचस्प डेवलपमेंट है कि इसका बिल पंजाब असेंबली से मंजूर हो गया है। ये बिल सीनियर वज़ीर
مریم اورنگزیب صاحبہ نے پیش کیا ہے، جبکہ ثقافت کے محکمے کی وزیر جو ہیں وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو یہ بل پیش کرنے نہیں دیا گیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ خیر یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پریشان کن صورتحال اس وقت بنی جب فلم اتھارٹی بنائی گئی، اس میں بھی بالحاظ عہدہ ثقافت کی وزیر عظمیٰ بخاری کو شامل نہیں کیا گیا، ثقافت کی وزیر کو۔ فلم سٹی اتھارٹی جس کے لیے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی 30-35 ارب روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ فنڈز صحت اور تعلیم کے شعبے سے نکالے گئے ہیں مبینہ طور پہ، جس کے بعد فلم اتھارٹی ایک لامحالہ سونے کی کان بن جائے گی۔ اس لیے کہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عظمیٰ بخاری کو فلم اتھارٹی سے دور رکھا جائے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی وزارت کا سیکٹری بھی فلم اتھارٹی میں شامل ہے، مگر باس کو شامل نہیں کیا گیا۔ پنجاب میں فوش گانوں پر پابندی کی فہرست جاری کرنی ہو یا سٹیج ڈراموں میں لچر ڈانس اور بیہودہ لباس پہننے والی اداکاراؤں پر چھاپے مارنے ہوں تو یہ کام تو عظمیٰ بخاری سے لیا جاتا ہے، مگر جب فلم اتھارٹی بنائی گئی ہے اس میں ماہرہ خان، صبا قمر اور فواد خان جیسے پروفیشنلز لوگ شامل کیے جائیں گے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس ماحول میں عظمیٰ بخاری کو مس فٹ سمجھا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ بہرحال جس کا بھی ہاتھ ہے، ہماری ہمدردیاں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا ناظرین، کچھ بات ہو جائے ایران امریکہ محاذ سے، جہاں اچھی خبریں نہیں آ رہی، جہاں سے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات تقویت پکڑ رہے ہیں۔ فی الحال ہتھیاروں کی جنگ تو رکی ہوئی ہے، البتہ معاشی محاذ پر لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سمندر میں امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے تیل کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج کروڈ آئل کی قیمت $119 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت $140 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ناقابل برداشت معاشی بوجھ بن جائے گا، جس سے پیٹرول جو ہے وہ خدا نخواستہ $600 فی لیٹر تک جا سکتا ہے۔ ایک جھٹکا پاکستانی عوام کو آج لگنا ہے، آج رات جب وزیر اعظم جس کے بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی بتا دیا کہ جی عالمی منڈی میں ریکارڈ توڑ تیل مہنگا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اگلا جملہ یہی بتانا ہے کہ وہ دل پہ بھاری پتھر رکھ کے اضافہ کر رہے ہیں تیل کی۔ اب وہ بھاری پتھر جو ہے ان کو مل گیا ہے یا آج رات وہ اعلان کرنے سے پہلے تلاش کریں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں کہ کل صبح پاکستانی قوم کو کیا تحفہ ملتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں ایران امریکہ تنازع پر۔ امریکن سینٹرل کمانڈ نے ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران پر محدود پیمانے پر مگر خطرناک ہتھیاروں سے حملہ کرے۔ ساتھ ہی امریکی صدر کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایران کا سمندری محاصرہ جاری رکھا جائے، جس پر ایران نے کہا ہے کہ وہ بھی پوری طرح تیار ہے اور کسی بھی حملے کا پوری قوت سے جواب دے گا۔ دوسری طرف پینٹاگون نے بتایا ہے کہ اب تک کی جنگ میں امریکہ کے $25 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے بتایا کہ اس کے $20 ارب جنگ پر لگ چکے ہیں۔ خلیجی ممالک کا جنگ میں اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ایران کے نقصانات کا تخمینہ الگ ہے۔ فی الحال کشیدگی جاری ہے اور پوری دنیا مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں منظر بھوپالی کے چند بہت ہی خوبصورت اشعار۔ سحر نے اندھی گلی کی طرف نہیں دیکھا، جسے طلب تھی اس کی طرف نہیں دیکھا، قلق تھا سب کو سمندر کی بے قراری کا، کسی نے مڑ کے ندی کی طرف نہیں دیکھا، کچوکے دیتی رہیں غربتیں مجھے لیکن میری انا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم، سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم کہ پھر کسی نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، تمام عمر گزاری خیال میں جس کے، تمام عمر اسی کی طرف نہیں دیکھا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔